जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के एग्ज़ाम के लिए आज का मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में रेड कॉरिडोर शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों रेड कॉरिडोर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसके लिए होता है। आपके ऑप्शन है तस्करी प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सांप्रदायिक हिंसा क्षेत्र और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र। दोस्तों रेड कॉरिडोर की जब भी हम बात करते हैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़े सशस्त्र बल की बात करें तो आपके ऑप्शन है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र बल है सीआरपीएफ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सीआरपीएफ के बारे में कहा जाता है लगभग 12 लाख सैनिक इसमें शामिल हैं, तो आप याद रखना। और सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई को हुई थी 1939 में। 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना की गई। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ साथ आप याद रखना सीआरपीएफ में एक बहुत खूंखार कमांडो यूनिट होती है, इसका नाम है कोबरा कमांडो। तो कोबरा कमांडो यूनिट ये सीआरपीएफ की यूनिट है, ठीक है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जो सशस्त्र बल है वो है सीआरपीएफ। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बीएसएफ। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा पर कौन सा अर्धसैन्य बल कार्य करता है, तो भारत की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और जो सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है वहाँ पे सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंपा गया है, बीएसएफ को सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। तो हमसे पूछा गया था सबसे बड़ा सशस्त्र बल, आंसर होगा सीआरपीएफ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है। दोस्तों जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो भारत में जो सबसे उत्कृष्ट जांच एजेंसी आतंकवाद के लिए वो है एनआईए। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। और मैं आपको बता दूं एनआईए जो बनी थी ना, ये 2008 में बनी थी, जब मुंबई हमला आप पढ़े होंगे सुने होंगे। मुंबई हमले के बाद भारत में एनआईए का गठन किया गया और एनआईए भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक जांच एजेंसी है, तो ये जरूर याद रखना। और ये भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में कार्य करती है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई को कब खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं वामपंथी उग्रवाद क्या होता है। दोस्तों वामपंथी उग्रवाद ऐसे समूह या ऐसे संगठन को कहा जाता है जो हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, साथ साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, इसके खिलाफ रहते हैं, ठीक है, जो वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं, ठीक है, वो हैं आपके वामपंथी उग्रवाद। और इनको और आसान शब्दों में मैं कहूँ तो नक्सलवाद, आपने नाम सुना होगा ना, नक्सलवाद या नक्सलवादी, तो नक्सलवाद को ही वामपंथी उग्रवाद कहा जाता है। तो भारत सरकार ने साल 2026 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, खासकर पुलिस एग्जाम के लिए, कि भारत ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने का लक्ष्य क्या है। आंसर होगा 31 मार्च 2026। और वामपंथी उग्रवाद क्या है, एक तरह से नक्सलवाद है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। चलिए तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 2026। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित कर उनकी जानकारी चुराने के प्रयास को क्या कहते हैं। दोस्तों जब आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को लक्षित करते हैं, टारगेट करते हैं और उसकी गोपनीय जानकारी चुरा लेते हैं तो उसको बोलेंगे स्पीयर फिशिंग, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, स्पीयर फिशिंग उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो आप इसको नोट करके याद करके रख लीजिएगा, ठीक है, स्पीयर फिशिंग। और ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है, स्पीयर फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि भारत सरकार ने साइबर क्राइम की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, वो कौन सा है, तो भारत में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सुरक्षा प्रणाली में CIA ट्रायड का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों CIA का पूर्ण रूप है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और ये भी स्टार मार्क करता हूँ, इसको भी आप नोट कीजिएगा, अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुरक्षा प्रणाली में या साइबर जो वर्ल्ड है उसमें CIA का फुल फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और
अवेलेबिलिटी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मेलवेयर शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब भी ना कभी किसी के आगे एक शब्द आप देखें मेल, तो मेल का मतलब था बुरा या हानिकारक, तो मेलवेयर, और बेयर शब्द निकला सॉफ्टवेयर का। तो मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को, हमारे लैपटॉप को, हमारे मोबाइल को डैमेज करता है और हमारी हानि पहुंचाता है। तो ये एक प्रकार का वायरस, वॉर्म, ट्रोजन जैसे हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जब वायरस आ जाएगा तो भी हमारे सिस्टम को डैमेज करेगा, वॉर्म आ जाएगा तो भी, और ट्रोजन आ जाएगा तो भी हमारी फाइल लॉक कर सकता है, हमारी फाइलों की गोपनीय जानकारी किसी को दे सकता है। तो मेलवेयर एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कंप्यूटर सिस्टम को मेलवेयर से बचाने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों जब भी हम अपने सिस्टम की बात करते हैं कंप्यूटर को, तो मेलवेयर से बचाने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है। दोस्तों अगर हम बात करें, पुलिस जो आता है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, ठीक है, चलिए ये आपको बताना है। दूसरा कि पुलिस में रेंज होती है, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 रेंज है। रेंज जिनको हम बोलते हैं मंडल बोलते हैं ना, मंडल नहीं, मंडल नहीं बोलते, उनको बोलेंगे जोन। तो जैसे पुलिस जोन होते हैं जिनको रेंज बोलते हैं, तो जोन का प्रभारी कौन होता है, और दूसरा मंडल का प्रभारी कौन होता है, और जिले का प्रभारी कौन होता है। तो ये पुलिस प्रणाली की मैं बात करता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारतीय पुलिस व्यवस्था में, भारत को छोड़ो उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रणाली में राज्य में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी क्या है, कौन है, तो राज्य में सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी। ठीक है, डीजीपी। और जो जोन होते हैं, जोन जोन का प्रभारी कौन होता है, वो होता है आपका एडीजीपी, एडीजीपी। और मंडल का प्रभारी कौन होगा दोस्तों, मंडल का प्रभारी तो आईजी, आईजी। और जिले का प्रभारी एसएसपी, जिसको कप्तान बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होगा डीजीपी। डीजीपी के नीचे जो जोन का प्रभारी होता है, जो रेंज का प्रभारी होता है, जो रेंज नहीं, जोन, जोन का प्रभारी होगा वो होगा आपका एडीजीपी। मंडल, मंडल जिसको जोन कहा जाता है, जोन, तो जोन का प्रभारी होता है आईजी, और जिले का प्रभारी एसएसपी होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसी क्रम में याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। और ये सीक्वेंस कई बार आपके पुलिस एग्जाम में रिपीट होता है, और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना। एक बार पुनः आपको रिपीट करा देता हूँ, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी, जोन का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी वो होता है एडीजीपी, मंडल का प्रभारी वो आईजी होता है, और जिले का प्रभारी एसएसपी होता है। क्लियर, याद रखना। पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। और मैं आपको बता दूं, एक दिवस आपसे पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, हर साल 7 सितंबर को ये दिवस होता है, और इसकी शुरुआत 2023 से हुई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। पुलिस राज्य सूची का विषय, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिलता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं तो पहले मैं बता दूं प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसी कानून व्यवस्था है, क्या कानून व्यवस्था है, कि जिसमें अपराध करने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए या नज़रबंद कर लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति है और इस पे ये आशंका है कि ये कुछ बड़ा काम कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, कोई अपराध कर सकता है, तो इसको अपराध करने से पहले ही आप गिरफ्तार कर लो, ठीक है, बिना वारंट के। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको रासुका बोलते हैं। रासुका सुने होंगे ना, कॉमन वर्ड आप बोलते हैं कि रासुका लग गई, तो वो यही है रासुका। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसको कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एनएसए के तहत मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सीआरपीएफ की स्थापना मूल रूप से किस नाम से हुई। दोस्तों सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है, 12 लाख सैनिक इसमें अपनी सेवा देते हैं, और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 1939। क्लियर, याद रखिएगा। और ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया,
साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय का ट्विटर हैंडल क्या है? दोस्तों, भारत का जो गृह मंत्रालय है वो साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक ट्विटर हैंडल चलाता है जिसका नाम है साइबर दोस्त। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इसको नोट कीजिएगा। और ये मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, शायद आपको प्रैक्टिस सेट में भी नहीं मिलेंगे। बहुत यूनिक प्रश्न मैंने बनाए हैं आज के लिए। तो साइबर दोस्त ये ट्विटर हैंडल है हमारे गृह मंत्रालय का। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि भारत में आंतरिक सुरक्षा ये कौन सा मंत्रालय देखता है, तो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के गृह मंत्रालय की है। क्लियर? याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? साइबर दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद से निपटने के लिए प्रमुख चुनौती क्या है? दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत जो है ना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी साझा करता है, जैसे चीन से सीमा लगती है इसकी, और म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, तो कई सारे देशों से इसकी सीमा लगती है। तो इसमें सबसे प्रमुख चुनौती क्या है उग्रवाद से निपटने के लिए? सीमा पार से मिलने वाली सहायता और कठिन भूगोल। सीमा पार से क्या पैसा आता है, फंडिंग आती है आतंकवाद फैलाने के लिए, हथियार दिए जाते हैं। तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमको देखने को मिलती है उग्रवाद से निपटने के लिए चुनौती के रूप में, वो है आपकी सीमा पार से मिलने वाली सहायता और कठिन भूगोल। ठीक है दोस्तों मैं बात करता हूँ पूर्वोत्तर भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत में शांति रहे इसके लिए भारत में एक अर्धसैन्य बल कार्य करता है, और वो है आपका असम राइफल। असम राइफल। तो पहला प्रश्न तो आपसे बनेगा कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? आपका जवाब होगा असम राइफल को कहा जाता है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है और इसको कछार लेवी के रूप में साल 1835 में स्थापित किया गया था। तो असम राइफल को कछार लेवी कहा जाता था पहले, और इसकी स्थापना कब हुई? 1835 में हुई थी। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों। क्या आपको पता है कि पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी किस शहर में है? पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी किस शहर में है? तो आपका जवाब होगा शिलोंग में है। पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी शिलोंग। क्लियर? याद रखना, आपसे पूछ लेता है शिलोंग। और शिलोंग जो है वो कहाँ पर है? मेघालय में। तो पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी शिलोंग में, नोट कीजिएगा इसको भी, अच्छा प्रश्न है। तो पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद से निपटने की चुनौती है सीमा पार से मिलने वाली सहायता और कठिन भूगोल। अगला प्रश्न, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन सा कानून प्रभावी है? दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें अवैध पैसे को वैध बनाया जाता है। ठीक है? अवैध पैसे को वैध, जैसे कोई आपकी काली कमाई होगी, कोई पैसा आपने गलत तरीके से कमाया होगा और आप उसको लीगल बना लें, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है एक तरीके से। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में एक अधिनियम आया था जिसका नाम है आपका PMLA। PMLA, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, और ये 2005 से लागू हुआ था। क्लियर? याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सिफर टेक्स्ट क्या है? दोस्तों सिफर टेक्स्ट बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एक तरीके से कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसमें केवल दो व्यक्ति आपस में पढ़ सकते हैं, तीसरा व्यक्ति उसमें वो नहीं पढ़ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप पे एक ये व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, ये इसको जो मैसेज भेज रहा है वो केवल ये व्यक्ति पढ़ सकता है, और जो इसको ये मैसेज भेज रहा है केवल ये पढ़ सकता है। बीच का कोई थर्ड पर्सन अगर इनकी चैट पढ़ना चाहेगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप की चैट एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है? याद रखना। तो सिफर टेक्स्ट जो है वो एनक्रिप्शन बनाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बना था आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु में। क्लियर दोस्तों? याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों? चलो साइबर की बात हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जब भी हम साइबर क्षेत्र की बात करते हैं तो I4C ये गृह मंत्रालय की एक पहल है। आपको बताना है कि I4C की फुल फॉर्म क्या है। I4C की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिएगा पुलिस एग्जाम के लिए। वो है आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। देखो 1C 2 3 और ये 4C। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये I4C इसका स्टैंड अप है। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा साइबर क्राइम को
रोकने के लिए या साइबर क्राइम के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए I4C की स्थापना की। I4C का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं, इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा। I4C बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा मंत्रालय ने क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन वो बेंगलुरु में बना था। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर भारत में कोई साइबर अटैक होता है तो उसके लिए कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कार्य करती है? तो आप याद रखना CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो भारत के MITI मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। MITI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भारत में साइबर हमलों को रोकने का कार्य करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलोर में बना था। अगला प्रश्न क्या कहा गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों मैं बता दूं, सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा UNO के द्वारा की गई 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 10 दिसंबर 1948। और ये जो डिक्लेरेशन की गई थी वो पेरिस में की गई थी। तो सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा पेरिस में हुई। और अगर आपसे पूछे कि सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा के दौरान जो चार्ट प्रस्तुत किया गया तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 30 आर्टिकल हैं उसमें, जरूर याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपके SI जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा के दौरान जो चार्टर पेश किया गया था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 30। और ये किस शहर में हुई थी? पेरिस में। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है दोस्तों। जब भी हम बात करते हैं मानव अधिकारों की, अगर क्वेश्चन आए कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ये आपकी जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कहाँ पर है? जेनेवा, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नई दिल्ली। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला देवी पाटन मंडल में शामिल नहीं है? दोस्तों देवी पाटन मंडल में यूपी के 4 जिले आते हैं। गोंडा आता है, बलरामपुर आता है, बहराइच आता है और श्रावस्ती आता है, ठीक है। तो देवी पाटन मंडल में 4 जिले गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। आजमगढ़ देवी पाटन मंडल में शामिल नहीं है, जबकि आजमगढ़ मंडल में मऊ और बलिया जिले आते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना, मऊ और बलिया। तो हमसे पूछा गया था देवी पाटन मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो आजमगढ़ शामिल नहीं है। तो आजमगढ़ मंडल के 3 जिले याद रखना, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ठीक है। जबकि देवी पाटन मंडल में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क में कौन सा जिला शामिल नहीं है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में विरासत आर्क बनी है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें कौन से जिले शामिल हैं? तो वो है आपके लखनऊ, वाराणसी और आगरा। लखनऊ, वाराणसी और आगरा। तो लखनऊ है, वाराणसी, आगरा, लेकिन मथुरा हेरिटेज आर्क में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के किस गांव में हुआ था? तो दोस्तों हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल और इनका जन्म हुआ था बस्ती के अगोना गांव में। बस्ती जिला, अगोना गांव। अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा लखीमपुर खीरी जिले में है? दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। तो उसी नेशनल पार्क के करीब है ये हवाई अड्डा और इसका नाम है पलिया हवाई अड्डा। पलिया हवाई अड्डा। अमोसी की बात करूँ तो लखनऊ में है अमोसी हवाई अड्डा। चकेरी कानपुर में है, कानपुर, और बमरोली प्रयागराज में है। तो बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अकबरनामा के लेखक कौन है? दोस्तों अकबरनामा लिखी अबुल फजल ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अबुल फजल। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे लिखा गया गुलबदन बेगम ने लिखी है आपकी हिमायूनामा गुलबदन बेगम। हमसे अकबरनामा पूछी गई थी, अबुल फजल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1917। हालांकि मैं आपको बता दूं साबरमती आश्रम से पहले ना गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम बनाया था 1915 में, जब ये अफ्रीका से भारत आए थे। लेकिन उसके बाद में इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया 1917 में। फिर तब से इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा था। तो 1917 इसका सही जवाब है। गांधी जी की किताब आप याद रखना, हिंद स्वराज। गांधी जी की बड़ी फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और गांधी जी की आत्मकथा क्या है? माई ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट है वो।
ठीक है, इसको ट्रुथ काटो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो कभी क्वेश्चन आए कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी आत्मकथा है, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। हिंद स्वराज भी आप याद रखना, साबरमती आश्रम 1917। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया, तो दोस्तों वेदों की और लोटों का नारा दिया था किसने, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर है, मूल शंकर, ये आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं दयानंद सरस्वती की किताब है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपसे पूछ सकता है। साथ साथ इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, आर्य समाज। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो वेदों की और लोटो दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो ये सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो थी इसमें 10 मौलिक कर्तव्य हमने शामिल किए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य लिया रूस से। दोस्तों अमेरिका से क्या लिया है हमने, मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने महान्यायवादी का पद लिया है, महान्यायवादी, तो ये भी आप याद रखना। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, रिट शब्द हमने ब्रिटेन से लिया है, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, कनाडा से हमने संघ का विचार लिया है। ठीक है, संघ का विचार कनाडा। मौलिक कर्तव्य पूछा गया था, रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों थॉमस कप होता है बैडमिंटन में, थॉमस कप बैडमिंटन में होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है फुटबॉल, फुटबॉल में होता है डूरंट कप, डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डे का कप और रॉबर्ट्स कप, रॉबर्ट्स कप। तो ये सारे फुटबॉल के कप हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। शतरंज के बारे में बता दूं, शतरंज में ना एक शब्दावली यूज करते हैं गैम्बिट। तो कभी क्वेश्चन आए कि गैम्बिट शब्द किस खेल में यूज होता है, तो शतरंज में होता है गैम्बिट। दूसरा बिशप आपसे पूछता है, शतरंज में ऊँट को बिशप कहा जाता है। रुक आपसे पूछता है, हाथी को रुक कहा जाता है। नाइट पूछता है तो घोड़े को नाइट कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, पॉन पूछेगा आपसे, पॉन, PAWN, पॉन, प्यादा इसको बोलते हैं। तो शतरंज के बारे में जो मुख्य शब्दावली मैंने आपको बता दी। थॉमस कप पूछा गया था, बैडमिंटन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। दोस्तों भारत रत्न सबसे पहले जिस खिलाड़ी को मिला उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। साल 2014 में सचिन को भारत रत्न मिला था और इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन की आत्मकथा का नाम है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मोगादिशु किस देश की राजधानी है। दोस्तों मोगादिशु अफ्रीका का देश है, सोमालिया, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ केनिया, केनिया की राजधानी क्या है, नैरोबी, नैरोबी। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, अरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, अस्मारा। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नैरोबी में ना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय भी है, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। तो ये था मॉक टेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी का पॉइंट।